हेलो स्टूडेंट्स, लिक्विड सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 22 और आपको कंटिन्यू करना है विद क्वेश्चन नंबर 29। जैसे पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट किया था, हमें उसी डिस्कशन को यहां पे कंटिन्यू करना है और क्वेश्चन नंबर 9 से हमें शुरुआत करनी है। एंड द क्वेश्चन सेज A 1.2% mass by volume solution of NaCl is isotonic with 7.2% mass by volume of glucose at the same temperature. Calculate the degree of dissociation of NaCl. आप थोड़ा सा रिकॉल करें, जब हमने आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करी थी, जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का डिस्कशन किया था, वहां पे हमने कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में सोचा था। जैसे आप रिकॉल करें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात आई थी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक्सेट्रा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हमने डिस्कस किया था कि ये वैसे सॉल्यूशन होता है जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। इस सवाल में NaCl का कंपैरिजन आपको करना है किसके साथ? तो ग्लूकोज के साथ। NaCl का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो ग्लूकोज के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा, ऐसा क्वेश्चन का कहना है। और आपको यहां पे NaCl का परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, यानी आपको NaCl का अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा तभी कैलकुलेट करना पॉसिबल हो सकता है जब I को कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाए। तो इस क्वेश्चन को सोचने का तरीका, यहां पे थॉट प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा सा यहां पे समझ लेते हैं। हम यहां पे NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, हम यहां पे ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वेट करना पड़ेगा और तब जाके NaCl का I कैलकुलेट कर पाएंगे। और जब NaCl का I कैलकुलेट हो जाएगा तो बड़ी आसानी से जो ट्रिक्स मैंने बताए हैं उनको यूटिलाइज करके आप बड़ी आसानी से NaCl का अल्फा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्कशन इसी का हमें करना है। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29 फ्रॉम CRQ। द क्वेश्चन इज, चलिए क्वेश्चन के बारे में बात तो हो चुकी है, तो चलो मैं क्यों ना NaCl से शुरू करूं। मुझे यहां पे NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर सपोज करो कैलकुलेट करना है, और जब ऑस्मोटिक प्रेशर आप कैलकुलेट करोगे आपको कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, जिसका मतलब मोलैरिटी होता है। तो हमें यहां पे NaCl का परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू कितना भाई? तो 1.2%। ये NaCl का डेटा है। इस परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम से मोलैरिटी कैलकुलेट करने के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। तरीके मैंने बताए हुए हैं कि जब परसेंटेज से कोई सा भी कैलकुलेशन आपको करना है, शुरुआत 100 से करेंगे, चूंकि मामला यहां पे परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का है। वी हैव द वॉल्यूम इक्वल्स टू 100 ml। सोचिए, अगर आपका वॉल्यूम 100 ml के बराबर हो जाएगा तो जो आपका परसेंटेज मास बाय मास है वही सॉल्यूट का मास हो जाएगा, एंड दिस इक्वल्स टू 1.2 ग्राम। इसमें कोई शक नहीं। अगर हमारे पास W2 है तो बड़ी आसानी से N2 कैलकुलेट करना पॉसिबल हो सकता है ना। N2 कैलकुलेट करने का तरीका, मास बाय मोलर मास होगा 1.2 अपॉन, हाँ जी, NaCl का मोलर मास 58.5। वी हैव कैलकुलेटेड N2। अब मुझे बताओगे क्या कंसंट्रेशन ऑफ NaCl अब कैलकुलेट करना पॉसिबल है? कंसंट्रेशन का मतलब यहां पे मोलैरिटी होगा। मोलैरिटी कैलकुलेशन के लिए N2 और V की रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सब हमने पूरी कर ली। तो अगर NaCl का कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट करो, N2 अपॉन वॉल्यूम इंटू आपको करना पड़ेगा 1000, चूंकि वॉल्यूम ml में है तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 भी यहां पे करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सोचिए, दिस इज इक्वल टू N2 कितना? 1.2 अपॉन 58.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन यहां पर क्या वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम है 100 ml। वॉल्यूम को यहां पर क्या लेंगे? दिस इक्वल्स टू 100 ml ले लिया हमने। बोलो क्या रिजल्ट आएगा? CNaCl इज इक्वल टू पॉसिबल होगा 12 अपॉन 58.5 मोलर। आ गया, हमने NaCl का कंसंट्रेशन यहां पे कैलकुलेट कर लिया। अब सोचिए, अगर आगे बात करेंगे, सोचो NaCl का वेंटो फैक्टर के बारे में आपको सोचना चाहिए ना, और आपको NaCl का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखो, ऑब्वियस सी बात है, यहां पे पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा होगा। कंप्लीट डिसोसिएशन अगर होगा तो अल्फा 1 हो जाएगा, वही बात है। तो सोचो कैसे इसका वेंटो फैक्टर अल्फा के टर्म्स में कैसे निकालेंगे? 1 0 0, 1 में से माइनस करो अल्फा, यहां पे अल्फा रिजल्ट आएगा। गॉट इट? मैंने तरीके समझा रखे हैं कि अगर आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट का, ध्यान से,
अगर आपको किसी इलेक्ट्रोलाइट का वेंटो फैक्टर कैलकुलेट करना है, शुरुआत आपको हमेशा 1 मोल से करना चाहिए। 1 में से अल्फा माइनस करेंगे तो वही बात है, अल्फा अल्फा आपका राइट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद क्या सोच, चूंकि यहां पे n इनिशियल 1 है तो वेंटो फैक्टर ही n फाइनल हो जाएगा ना। n फाइनल इज इक्वल टू बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, दैट शुड बी 1 प्लस अल्फा। तो NaCl का वेंटो फैक्टर 1 प्लस अल्फा होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं ना। अगर हम यहां पे पाई ऑफ NaCl कैलकुलेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, दिस पाई ऑफ NaCl इज इक्वल टू होगा I इंटू CRT ना। फोर्स I को यहां पे कर सकते हैं 1 प्लस अल्फा इंटू कंसेंट्रेशन 12/58.5। कंसेंट्रेशन को यहां पे बोल सकते हैं 12/58.5 इंटू RT। इस तरीके से पाई NaCl कैलकुलेट करना पॉसिबल हो जाएगा RT और अल्फा के टर्म्स में। क्लियर? अब ध्यान से देखना, NaCl का कंपैरिजन आपको ग्लूकोज के साथ करने को कहा गया है ना क्वेश्चन के हिसाब से। चूंकि ग्लूकोज यहां पे एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल है, मतलब इसका जो वेंटो फैक्टर होगा मस्ट बी इक्वल टू 1। इसका वेंटो फैक्टर 1 के बराबर है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो जरा सोचिए क्या हो सकता है। चलो सबसे पहले ग्लूकोज का परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, दिस इक्वल्स टू कितना बोलो, ग्लूकोज का परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम आपको दिया 7.2%। इस परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम का डेटा यूटिलाइज करके इसका मोलैरिटी या कंसंट्रेशन निकाला जा सकता है ना। बेस्ट ऑप्शन यहां पर क्या, V इज इक्वल टू मान लो 100 ml, यहां पर वॉल्यूम इक्वल्स टू 100 ml। सोचो अगर वॉल्यूम आपका 100 ml होगा तो जो सॉल्यूट का मास यहां पर होगा मस्ट बी इक्वल टू परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, तो सॉल्यूट मास इज इक्वल टू 7.2 ग्राम हो गया। और सोचिए चूंकि आपने कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है ना, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा भाई, N2 निकालो। यहां के बाद यहां से नोट करना है, तो अगर हम ग्लूकोज का N2 कैलकुलेट करेंगे, बोल क्या रिजल्ट आएगा, मास बाय मोलर मास 7.2/180। ग्लूकोज का मोलर मास कितना, तो 180। क्लियर? तो अगर मुझे यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेशन का तरीका होगा N2/वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय, जो कि वॉल्यूम ml में है तो यहां पे मल्टीप्लाइड बाय 1000 भी करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। वी हैव N2 कितना बोलो, N2 हो जाएगा 7.2 अपॉन, इसको लिखा जा सकता है 180 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम आपके पास कितना 100 ml, मतलब इसको यहां पे सिंपल लिखा जाएगा 72/180 ना। इसको यहां पे सिंपल लिखा जा सकता है 72/180 यानी 0.4। खैर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब मुझे बताओ अगर हम यहां पे पाई ग्लूकोज कैलकुलेट करेंगे तो ये कैसे होगा, C ग्लूकोज इंटू RT ना। चूंकि मामला नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, वी हैव द वेंटो फैक्टर इक्वल्स टू 1, तो 1 को लिखा जाना कोई जरूरी नहीं है। तो पाई ग्लूकोज यहां पर कितना बोलो 72/180, ये कंसंट्रेशन की वैल्यू इंटू यहां पे R इंटू T करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। अब इसके बाद क्या हो सकता है भाई, चूंकि मामला आइसोटोनिक सॉल्यूशन का है तो बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि जो आपका पाई NaCl होगा मस्ट बी इक्वल टू पाई ग्लूकोज। पुट ऑल द वैल्यूज। हाँ जी, ये जो पाई NaCl है दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू यहां पर होगा 12/58.5 इंटू RT इज इक्वल टू 72/180 मल्टीप्लाइड बाय RT। सोचो RT से RT कैंसल आउट हो गया, हमारे इस एक्सप्रेशन में केवल अल्फा बचा हुआ है जिसको कैलकुलेट किया जा सकता है ना। तो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे अल्फा इक्वल्स टू आएगा 0.95 एंड दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 29। अब इसको नोट करें, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। द क्वेश्चन इज A 0.5% aqueous solution of KCl was found to freeze at minus 0.24 degrees centigrade. Calculate the Ventov factor and degree of dissociation of solute at this concentration. Kf for water is 1.86. और वही बात, जब तक ना कहा जाए मोलैरिटी आपको सेम ही लेना है। और देखिए यहां पे परसेंटेज कौन सा है आपको नहीं दिया हुआ है, आप इसको परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम लेके करेंगे। मतलब क्वेश्चन में KCl का परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको KCl का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है,
फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है सॉल्यूशन का और आपको वेंटो फैक्टर और अल्फा कैलकुलेट करना है। आइए कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, तो जैसे इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना भाई, दैट इज इक्वल टू 0.5%। तो चूंकि मोलैरिटी सेम होता है, जैसे अगर थोड़ा सा हिंट आपको मैं दे दूं, ये तो डेल्टा टीएफ का क्वेश्चन है ना, जिसका फॉर्मूला होगा आई इंटू के एफ इंटू मोलैरिटी, N2 से I मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं पूरा डिटेल में बताता हूं। हाँ, तो देखिए मैं कहना चाह रहा हूं, तो मोलैरिटी आपको सेम लेना, कई बार मैंने इस बात को रिपीट कर दिया। तो हम यहां पे निकालेंगे मोलैरिटी और उसको मोलैरिटी के बराबर कर लेंगे। तो देखिए क्या हो सकता है, चूंकि मामला यहां पे KCl का है तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करना पॉसिबल हो सकता है। पोटेशियम 39, क्लोरीन 35.5, मतलब कितना 74.5, राइट। तो सोचिए, जैसे परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम से आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना है, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, टेक वॉल्यूम इक्वल्स टू 100 ml। वॉल्यूम को कितना लोगे, 100 ml ले लो। जब आपका वॉल्यूम 100 ml होगा, W2 इज इक्वल टू कितना 0.5 ग्राम, पॉसिबल है सर। तो जब W2 निकल गया तो N2 कैलकुलेट करना पॉसिबल है, कितना करेंगे 0.5 अपॉन KCl का मोलर मास होता है 74.5। वी हैव कैलकुलेटेड N2, हमारे पास N2, हमारे पास V प्रेजेंट है, मतलब माय फ्रेंड बहुत आसानी से कंसंट्रेशन निकाला जा सकता है। तो अगर कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, N2 अपॉन वॉल्यूम, चूंकि वॉल्यूम ml में है तो मल्टीप्लाइड बाई 1000 भी करोगे, कर दिया हमने। अब सोचिए, ये जो N2 का डेटा है, दिस इक्वल्स टू 0.5 अपॉन 74.5 N2, ऐसे ध्यान से 1000 अपॉन वॉल्यूम, चूंकि वॉल्यूम आपका 100 ml है तो अपॉन 100 करेंगे, सबको देख रहा। तो इसको अगर शॉर्टकट में लेते हैं तो ये कितना होगा, 5 अपॉन 74.5 मोलर। वी हैव कैलकुलेटेड द कंसंट्रेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने कंसंट्रेशन निकाल लिया। यही कंसंट्रेशन आगे चल के मोलैरिटी हो जाएगा। और सोचिए, हाँ जी, आपको KCl का पहले वेंटो फैक्टर कैलकुलेट करना है ना, तो चलिए बात करते हैं। सोचो, क्वेश्चन में आपको फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है -0.24 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान से देखें, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। और सोचिए, फ्रीजिंग पॉइंट -0.24 है और ये एक्वा सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट इज वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 0 डिग्री, 0 से इतना नीचे, 0 से हमारा फ्रीजिंग पॉइंट हो गया कितना, -0.24, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कितना है, तो 0.24 है। डेल्टा TF इज इक्वल टू कितना भाई, 0.24। देखो, ये तो टेम्परेचर का डिफरेंस है ना, या तो सेंटीग्रेड स्केल में लेंगे, केल्विन स्केल में लेंगे, बात तो बराबर ही है। वी हैव डेल्टा TF। और सोचिए, हमने पढ़ा डेल्टा TF इज इक्वल टू, याद करो, KF इंटू मोलैरिटी। मोलैरिटी को यहां पे लिख सकते हैं N2 अपॉन W1 मल्टीप्लाइड बाय 1000, और N2 को यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा I से, सबको याद ही है। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू, सोच के देखो, I को सेपरेट करो, रिजल्ट होगा I इंटू KF इंटू मोलैरिटी ना। करंट केस में मोलैरिटी आपको सेम लेना है, और हमारा टारगेट यहां पे सबसे पहले वेंटो फैक्टर I को कैलकुलेट करने का है। तो व्हाट इज द वेंटो फैक्टर I, चलो इसको रीअरेंज करें। इसको लिखा जा सकता है डेल्टा TF अपॉन KF इंटू मोलैरिटी, एंड दिस इक्वल्स टू, सोचो क्या होगा, जो डेल्टा TF का डेटा है दिस इक्वल्स टू 0.24 अपॉन व्हाट अबाउट KF। सोचिए KF कितना, और इस KF 1.86 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी सेम, इस डेटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5 अपॉन, देखें ये 5 अपॉन 74.5, तो 74.5 गोज इन न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में आपको 74.5 करना पड़ेगा। इसको कैलकुलेट करना है, चलिए इसको कैलकुलेट करिए, उसके बाद बात करते हैं। हाँ, क्या आंसर आया? On calculation आंसर यहां पर आएगा 1.92। वी हैव कैलकुलेटेड वेंटो फैक्टर ऑफ KCl, दिस इक्वल्स टू 1.92। पहला पार्ट क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब बारी है किसकी? अब बारी है कैलकुलेशन ऑफ अल्फा की। तो कैसे करेंगे भाई? वही ट्रिक जो मैंने बार बार रिपीट किया है उसके हिसाब से। KCl कन्वर्ट्स इनटू K प्लस प्लस, यहां पर कितना Cl माइनस। शुरुआत 1 से करना है तो क्या रिजल्ट आएगा? 0 0। मान लो KCl का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा। सोचो
1 में से माइनस करेंगे अल्फा, यहां पे अल्फा, यहां पर क्या रिजल्ट आएगा अल्फा ना। तो अगर मैं वेंट ऑफ फैक्टर की बात करूं, आई इज इक्वल टू रिजल्ट कितना आएगा 1 प्लस अल्फा। पॉसिबल है ऐसा? मतलब यहां पे अल्फा इज इक्वल टू कितना आई माइनस 1 ना। आई इज इक्वल टू 1.92 माइनस 1, आंसर इक्वल्स टू 0.92 एंड दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, है ना। इसको कॉपी करिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38। द क्वेश्चन इज a certain substance X tetramerizes in water to the extent of 80%. A solution of 5 gram of X in 100 gram of water load the freezing point by 0.5 degree centigrade. The molar mass of X is. इस क्वेश्चन में there is a process called tetramerization. Tetramerization क्या होगा सोचिए। डाइमेराइजेशन होता है 2 मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन, ट्राइमेराइजेशन होता है 3 मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन, टेट्रामेराइजेशन होगा 4 मॉलिक्यूल्स का कॉम्बिनेशन। गॉट इट? तो जैसे देखो, सब्सटेंस यहां पर क्या है X, और इसका जो टेट्रामेराइजेशन का डिग्री होगा कितना 80% अपॉन 100। अल्फा इज इक्वल टू होता है परसेंटेज अपॉन 100, क्या रिजल्ट आएगा 0.8। ध्यान से मेरी बात सुनना है, परसेंटेज एसोसिएशन इक्वल्स टू अल्फा इंटू 100 है ना। थोड़ा सा 11th क्लास की बातें आ गई, तो जो अल्फा होगा मस्ट बी परसेंटेज अपॉन 100, मतलब अल्फा इक्वल्स टू वी हैव 0.8, इसमें कोई शक की बात नहीं। वी हैव अल्फा इक्वल्स टू 0.8। तो चूंकि टेट्रामेराइजेशन एसोसिएशन का केस है और आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो जैसे मैंने बार बार बोला है कि जैसे मामला डिसोसिएशन एसोसिएशन का आता है, आप सब कुछ भूल के वेंट ऑफ फैक्टर पे सबसे पहले कंसंट्रेट करेंगे। तो हम यहां पे सबसे पहले वेंट ऑफ फैक्टर के बारे में सोचने वाले हैं, बाकी सारी बातें उसके बाद करेंगे। तो देखिए, टेट्रामेराइजेशन मतलब क्या, 4x कन्वर्ट्स इनटू कितना भाई x4, यही तो है टेट्रामेराइजेशन। हमेशा शुरुआत 1 से करेंगे, क्या रिजल्ट आएगा 0। 1 में से माइनस करो अल्फा, बोल यहां पे क्या रिजल्ट अल्फा अपॉन 4। ध्यान से, 4 से 1 का फॉर्मेशन होगा, तो 1 से 1 अपॉन 4 करना, अल्फा से फॉर्मेशन अल्फा बाई 4 का हो जाएगा। अगर यहां पे वेंट ऑफ फैक्टर निकालोगे, शुरुआत हमने 1 मोल से करा, 1 मोल से जैसे ही शुरुआत करेंगे, फाइनल मोल्स का नंबर ही वेंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। और यहां पे फाइनल नंबर का मोल्स कितना 1 माइनस अल्फा प्लस यहां पर कितना बोल अल्फा बाई 4, इसमें कोई शक की बात नहीं। दिस इज इक्वल टू, सोचो क्या हो सकता है, इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कितना 3 अल्फा अपॉन 4, इसको यहां पे साफ लिखा जा सकता है 1 माइनस 3 अल्फा अपॉन 4। क्लियर? अब बताओ, अगर यहां पे अल्फा को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 माइनस 3 इंटू अल्फा कितना 0.8 अपॉन यहां पे 4 पुट करना पॉसिबल है, बोल क्या रिजल्ट आएगा, ये कैंसिल होगा 0.2 से, 3 इंटू 0.2 0.6 ना। 1 में से 0.6 माइनस करेंगे, वी हैव आई इक्वल्स टू 0.4। मैं चाहता हूं दोबारा इसका एक बार देख ले, कैलकुलेशन इसका एक बार दोबारा देख लेते हैं। कितना भाई अल्फा प्लस अल्फा बाई 4, अल्फा के पहले माइनस लगा हुआ है, तो ऑफकोर्स 1 माइनस 1 बाई 4 कितना होता है 3 बाई 4। ठीक है, तो इस तरीके से बात करेंगे। अल्फा हमने कैलकुलेट करा, दैट इक्वल्स टू 0.4, सॉरी आई हमने कैलकुलेट करा, दैट इक्वल्स टू 0.4। अब सोचिए आगे क्या। अब बाकी सारी बातें बहुत आसान है। सॉल्यूट का मास आपको दिया हुआ है, दिस इक्वल्स टू कितना बोल 5 ग्राम। वी हैव द मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू कितना भाई 5 ग्राम। और बताइए, जो आपका सॉल्वेंट का मास आपको दिया हुआ है, दिस इक्वल्स टू 100 ग्राम। फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 0.5, ऐसा गिवन है। और हमारा टास्क यहां पे सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करने का टास्क है। ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा आसान है। अल्फा दिया हुआ है, जो ट्रिक मैंने बताया हुआ है उससे आई कैलकुलेट करना पॉसिबल हो गया, दैट करस्पॉन्ड्स टू 0.4। उसके बाद डेल्टा टीएफ का कॉन्सेप्ट लगेगा और M2 आ जाएगा। देखिए कैसे, हमारा फॉर्मूला डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू कितना KF इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी मतलब क्या, N2 अपॉन W1 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ऐसा कुछ करेंगे और N2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा I से, इसमें कोई शक नहीं। अब मुझे बताओ इसके बाद क्या होगा। देखो, ये जो डेल्टा टीएफ है इसका डेटा है 0.5 इज इक्वल टू व्हाट इज KF। KF की वैल्यू
नहीं दी गई है, लेकिन KF मालूम है, वाटर का 1.86 होता है। KF इंटू वेक्टर फैक्टर यहां पर हो जाएगा 0.4 इंटू व्हाट इज N2, सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास। जो सॉल्यूट का मास यहां पर है वो 5 ग्राम है। सॉल्यूट का मोलर मास को हम कैलकुलेट करेंगे, M2 लिखा है इसको मैंने फिलहाल, इंटू यहां पर होगा 1000 अपॉन व्हाट इज W1, बोलो W1 यहां पे 100 के बराबर हो गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं ना, आपको यहां से M2 कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करें, इसके बाद बात करते हैं। चलिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए। आंसर इज 74.4। ये क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन हो गया। दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 22।